नमस्कार, लक्ष्य अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की, जो हमारा टॉपिक था प्रश्नोत्तरी माध्यम विधि के माध्यम से हम प्रश्नों की श्रृंखला से इस बिंदु पर अध्ययन का कार्य कर रहे थे और हमारा जो विचार है वर्णों पर वह कुछ प्रश्नों तक अग्रसर हो चुका था और उसी सिलसिले को बनाते हुए हम अपने बिंदु के आगे चलते हैं। थोड़ा पहले हम इस बिंदु पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या था? वर्ण, क्या पढ़ा था? वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण क्या थी? भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। जब ध्वनियों को लिप दे दी जाती है और वह लिप किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इस वर्ण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था प्रश्न की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिस श्रृंखला के अंतर्गत पहले हमने ध्वनि भाग के अंतर्गत हमने वर्ण का थोड़ा सा परिचय रखा था, सिर्फ एक थोड़ा सा परिचय, और उस परिचय के बाद उतना हमने पढ़ा था और उसके बाद था स्वर भाग। अब स्वर भाग बनाने के पीछे एक उद्देश्य है। जो हमारे स्वर और वर्ण हैं वह स्वर और व्यंजनों में विभक्त हैं, बटे हुए हैं, प्रकारों में हैं। इसमें स्वर और व्यंजन में। अब अगर वर्ण का हमें पूर्णतः अध्ययन करना हो, अच्छे से अध्ययन करना हो, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर स्वर को कितने रूपों में विभक्त किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, स्वर का जब हम पहले वर्गीकरण करेंगे तो वह उच्चारण के दृष्टिकोण से, मात्रा के दृष्टिकोण से, जीभ की स्थिति के दृष्टिकोण से, ओष्ठ की बनावट की, ओष्ठ के आकार की के आधार पर, उसके बाद हम जाएंगे मुख विवर यानी ताल के आधार पर, मतलब ताल हमारा कहाँ काम करती है, कैसे काम करती है। उसके बाद अनुनासिकता के आधार पर तमाम प्रकार का वर्गीकरण किया गया है और हर बिंदु हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छे से वो पता नहीं है तो प्रश्न ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल सकता है। तो हम जो हमारा प्रश्नोत्तरी विधि है उस विधि के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर भाग में स्वरों का वर्गीकरण। हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, वो किस विधि के माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से हर बिंदु को स्पर्श करते हुए आगे चलेंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नोत्तरी विधि के अंतर्गत अपने प्रश्न पर। तो हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, आज का पहला है और जो सरणी हमने बना के रखा है, जो सीरियल हमने बना के रखा है, उसका वो 9वां क्वेश्चन है। पूछा गया है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर जब हम स्वर को व्यक्त करते हैं तो व्यक्त करने के लिए जो मात्रा मानी समय, अल्प, ज्यादा या उससे ज्यादा, ठीक, जो मात्रा का समय लगता है, वो जो मात्राएं उसमें प्रयोग होती हैं, वो स्वर जो हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के दृष्टिकोण से पहले हम इस पे विचार कर लें, उसके बाद अध्ययन पे चलते हैं। मात्रा के दृष्टिकोण से स्वर को 3 प्रकार की मात्राओं में बांटा जा सकता है। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत, ठीक है। प्लुत का प्रयोग अक्सर हिंदी में लिखित रूप में बहुत कम, बहुत मामूली होता है, लेकिन बोल चाल में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ह्रस्व के दृष्टिकोण से आखिर हमारे पास 11 स्वर थे। कितने स्वर थे? 11। तो 11 क्या वास्तव में मात्रा के दृष्टिकोण से ये तीनों में बटे हैं? तो अगर हम देखें तो ह्रस्व का मतलब मूल भी होता है, यानी मूल स्वर, तो हो जिसके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है, आ, ई, उ और रे।
इसके लिए एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसे ह्रस्व कहा जाता है, छोटा कहा जाता है, ह्रस्व या छोटा भी कहा जाता है। ठीक, ह्रस्व हो गया, छोटा हो गया, मूल, मूल भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद दीर्घ। अब जितने हमारे और स्वर बचते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं? दीर्घ मात्रा के लिए प्रयोग होते हैं, इसलिए वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर। अतिरिक्त, जो अतिरिक्त हैं वह अतिरिक्त जो हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। इनको और नामों से भी जाना जाता है, इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। इनको दीर्घ भी कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है। जो ये मात्राएं होती हैं इनका एक नाम गुरु भी होता है और इसका एक नाम लघु भी होता है। ठीक, जब आप छंद पढ़ेंगे तो मात्राओं का प्रयोग लघु और गुरु के रूप में भी किया जाता है। पुलुत, किसी भी मात्रा पे जब हम तीन लगा देते हैं, यानी तीन नहीं है वो पुलुत मात्रा है, जब इसको लगा देते हैं तो वह पुलुत मात्रा का बोधन करने लगता है। जैसे अगर हम आ बोलें, ये क्या है? ह्रस्व मात्रा। बड़ा आ बोलें, दीर्घ मात्रा, और आ के आगे तीन लगा दें तो ये पुलुत मात्रा। जैसे उच्चारण करें, अ आ आ आ आ आ। ठीक, तो इसी प्रकार मात्राएं होती हैं। तो प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? किए जा सकते हैं 3, यानी ऑप्शन जो हमारा बी है वह सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है 10। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था उस इंट्रोडक्शन में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, बताया गया है कि संयुक्त स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी असमान स्वरों के मेल से स्वर बनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो 11 हमारे जो स्वर हैं उन 11 स्वरों में कौन असमान से बना है? आ तो मूल है, ई मूल है, उ मूल है, री मूल है। ये तो 4 मूल थे। आ से बड़ा आ बना तो असमान से बना नहीं, आ और आ मिलाए तब आ बना। उसी प्रकार ई और ई मिलाए तब ई बड़ी ई बना। उसी प्रकार उ और उ मिलाए तब जाके बड़ा उ बना। तो असमान ये है नहीं, तो यानी ये 7 जो हैं वो संयुक्त स्वर नहीं है। तो बचा कौन? आ और ई के मेल से बनने वाला ए, आ और ए के मेल से बनने वाला ऐ, आ और उ के मेल से बनने वाला ओ, आ और ओ के मेल से बनने वाला, ओ के मेल से बनने वाला कौन? आओ। ये क्या है? संयुक्त। ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर। ये संयुक्त स्वर भी कहे जाते हैं। इन्हीं को अगर देखा जाए तो इन्हीं को संयुक्त स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले। हम अपने प्रश्नानुसार अगर देखें तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ये डी, ऑप्शन डी। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 4। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चलिए, तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 पे ये कह रहे हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर वृत्तामुखी वर्ण नहीं है। वृत्तामुखी, वृत्त माने गोल, मुख माने मुख। ऐसा वर्ण, जिस वर्ण को हम बोल रहे हैं जिसमें हमारा मुख गोल हो जाए, क्या ऐसा कौन वर्ण है जो बोलने पर गोल नहीं हो रहा है? चलिए फिलहाल देखते हैं। अगला जो हमने इसके पहले प्रश्न पढ़ा था उसमें मात्रा पढ़ा था, वह स्वरों के वर्गीकरण का एक क्षेत्र था।
अगला क्षेत्र है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। तो पहले इसको जान लेते हैं, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ओष्ठ आकृति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है आवृत्ताकार, आवृत्ताकार नहीं लिखिएगा, आवृत्तामुखी लिखिएगा, ठीक है, आवृत्तामुखी। और दूसरा वृत्तामुखी। मतलब कहने का है कि 11 जो हमारे स्वर हैं उन स्वरों को जब हम बोलते हैं तो ओंठ, हमारे ओंठ में कौन सा ऐसा परिवर्तन होता है या ओंठ की कौन सी आकृति बनती है कि जब हम बोलते हैं तो वो क्या वृत्तामुखी गोल होती है या फिर आवृत्तामुखी गोल नहीं होती। तो देखेंगे, शुरू से देखते चलिएगा और बोलते चलिएगा, बहुत आसान है इसे समझना। जरा ध्यान दीजिएगा, आ बोलेंगे आ, तो ये मत देखिएगा आपका ओंठ गोल हो रहा है, क्योंकि आप जब इसको बोलेंगे आ तो आप मुंह छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, आवृत्ताकार मुखी में, आवृत्ता में आएगा। ठीक, अब बोलिए ई, तो ई में देख रहे हैं होंठ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए होंठ क्या है, आवृत्ताकार मुखी है। फिर आएंगे ऊ, अब होंठ पे प्रकार बन रहा है, वृत्त में बन रहा है। अगर आप होंठ को गोल ना करो तो आप ऊ का उच्चारण नहीं कर सकते हो, इसलिए ऊ क्या है, वृत्ताकार मुखी है। तो ऊ और ऊ ये क्या हो गए, वृत्ताकार मुखी हो गए। ठीक, अब आते हैं ऊ के बाद क्या आता है, री। तो री में आप देख रहे हैं मुख में हमारे कोई वृत्त नहीं बन रहा है, तो री क्या हो गया, आवृत्ताकार मुखी। फिर आते हैं वृत्ताकार मुखी में री के बाद आता है ए ऐ, तो मुख के होठों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ए और ऐ भी आवृत्ताकार मुखी हो गए। लेकिन जैसे बोलते हैं ओ, जैसे क्या होता है, मुंह गोल हो जाता है, इसलिए ए ओ और औ ये क्या होते हैं, वृत्ताकार मुखी। ठीक है, अब देख लीजिए वृत्ताकार मुखी में हमारे 4 आ गए, और आवृत्तामुखी कार में जो बचे हमारे कितने, 7 वर्ण आ गए। अब ऑप्शन में देख लीजिए, होंठ आकृति के आधार पर वृत्तामुखी कार वर्ण नहीं है, ये है, ठीक है, ओ ये है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वृत्ताकार मुखी में नहीं आता, इसलिए प्रश्नानुसार हमारा ऑप्शन जो ए है वह सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर कह रहे हैं, जीभ की क्रियाशीलता, जब हम स्वर बोलते हैं तो हमारे जीभ में कौन सी क्रियात्मक कार्य होता है। तो कहें जीभ की क्रियाशीलता पर या तो जीभ आगे हो जाएगी, या तो पीछे चली जाएगी, या तो बीच में रहेगी। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा मध्य, और तीसरा होता है पश्च। ठीक, अब हम देखेंगे जो हमारे मतलब 11 स्वर हैं, जब हम उनको बोलते हैं तो बोलने के बाद जीभ हमारी कहाँ आगे जाती है, कहाँ पीछे आती है। जैसे हम बोले आ, फिर बोले आ, यानी बोले अनार, हमको अनार बोलना है तो वहाँ छोटका आ लगेगा, यानी ह्रस्व। और हम जैसे बोलेंगे अनार, तो ना जब आएगा तभी जीभ में कोई क्रियाशीलता होगी, नहीं होगा, उका होगा, वहीं बीच में चिपका रहता है, इसलिए छोटा जो होता है वो क्या होता है, मध्य। ठीक है, फिर आते हैं आ के बाद हम बोलते हैं बड़ा,
आ। जैसे बड़ा आ बोलते हैं जीभ पीछे की तरफ भागने लगती है। जरा बोलिए अ आ, तो वो क्या हो जाता है पश। वो क्या होता आता है पश। वो हो जाता पश। लिखना नहीं है, वर्ण लिखना है। तो आ क्या हो गया पश वर्ण हो गया बड़ा। ठीक, अब बचा गया ई। ई ई जब हम ई और ई बोलते हैं जीभ जो है वो आगे आ जाती है, दांत में सड़ जाती है, इसलिए ये क्या हो गया अग्र हो गया। क्या हो गया अग्र हो गया। फिर बचता क्या है, बोलेंगे ऊ ऊ ऊ। जैसे बोलते हैं जीभ हमारी कहाँ चली जाती है पीछे चली जाती है, तो ऊ और ऊ क्या हो गया पश्य वर्ण हो गया। ठीक, अब बचा री। जब हम री बोलते हैं री तो हमारा जीभ कहाँ आ जाता है आगे आ जाता है, इसलिए री क्या वर्ण क्या हो जाता है या हो जाता है अग्रवर्ण। ठीक, अब हम बोलते हैं ए ए ऐ। ए ऐ जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ कहाँ चला जाता है आगे आता है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है अग्र हो जाता है ए ऐ। ठीक, उसके बाद जब हम बोलते हैं ओ आओ तो जीभ हमारा कहाँ जाता है पीछे जाता है। ठीक, कहाँ जा रहा है पीछे जा रहा है। ठीक, तो इससे हमें ज्ञात हो गया कि अग्र जो स्वर है वो ई उ री ए ऐ होते हैं, मध्य स्वर जो होता है वो आ होता है, पश्च स्वर जो होता है आ उ ओ और आ होता है। तो हम आते हैं अब प्रश्न पर कि जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पाया हमने क्या 3 प्रकार। कितना पाया 3 प्रकार। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 सही हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा निम्न में कौन अग्र स्वर नहीं है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आप इसका ऑप्शन लगाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। पूछ रहा है निम्न में कौन अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर नहीं है, आगे से नहीं बोला जाता। ई आगे ए आगे री आगे ऊ पीछे ऊ। जरा बोल के देखिए आपकी जिह्वा जो है बोलने में किसमें पीछे जा रही है, आपको स्पष्ट पता चल जाएगा। ई ए री और ऊ जैसे आप बोलेंगे वैसे आपकी वो जीभ जो है वो पीछे जा रही है, यानी ए बी और सी का जो ऑप्शन है वो अग्र है। और वो पूछा क्या है नहीं कौन है, तो नहीं कौन है ऊ, यानी डी ऑप्शन जो है प्रश्नानुसार हमारा सही है। चलते हैं अगले अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है 15। ये प्रश्न कह रहा है निम्न में 14 था प्रश्न 14। ये कह रहा है कि ताल की स्थित मुख विवर के आधार पर स्वर भेद होते हैं। ताल की स्थित, ताल की स्थित मुख विवर, मुख माने मुख का फैलना और बंद होना। ताल का फैलना और बंद होना जो है उसके आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वो स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, यहीं ध्यान से देख लीजिए, आगे इस पे और भी प्रश्न आएंगे तो आप देखेंगे कि आप उसका आंसर तुरंत लगा पाएंगे। ताल की स्थिति या मुख विवर के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समृद्ध, पहला होता है समृद्ध, दूसरा होता है अर्ध समृद्ध,
तीसरा होता है विवृत, चौथा होता है अर्धविवृत। अर्धविवृत, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, अर्धविवृत, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत की दृष्टिकोण से ताल की स्थिति या मुख विवर के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। तो प्रश्नानुसार ऑप्शन हमको ए सही मिल गया, ठीक है। लेकिन 11 जो हमारे स्वर होते हैं उन स्वरों में कौन समृत होता है, कौन अर्ध समृत होता है, कौन विवृत होता है, कौन अर्ध विवृत होता है, इसको आप जान लीजिए। कैसे होता है ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। समृत वर्ण होते हैं ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। फिर होता है अर्ध समृत ए और ओ। विवृत जो होता है वो सिर्फ आ होता है, दीर्घा। अर्ध विवृत जो होता है वो ह्रस्वा होता है, उसके बाद अय होता है, फिर अ होता है, ठीक। अब अगर आपको भी याद है तो आप ऐसे भी लिख लेंगे, लेकिन ये ऐसे होता क्यों है थोड़ा इसके विषय में जान लेंगे। सम माने होता है बराबर, वृत्त माने गोल। जो हमारा मुख है जब वो आधे से कम, सम माने बराबर, यानी बराबर रूप पे हो, और ताल जो जिह्वा हो वो बड़ी ऊंचाई से ऊपर स्पर्श करती हो, ठीक है। ऊपर ताल को स्पर्श करती हो, ऊंची निकलती हो, जैसे ई ऊ ऊपर जाती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, समृत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, समृत वर्ण। लेकिन अर्ध समृत, जब समृत का भी आधा हो, जैसे हम बोले अगर समृत हो तो जब समृत वर्ण हम बोलते हैं तो दांत जो होता है, मुख जो होता है वो बहुत कम खुला होता है और दांत बहुत करीब आ जाते हैं, करीब करीब, जैसे ई ऊ। लेकिन जब हम अर्ध समृत बोलते हैं तो इसका आधा ए हो जाते हैं, मतलब थोड़ा जीभ जो है और नीचे आ जाती है और ताल से थोड़ा नीचे आ जाती है। मुख में जो दांत होते हैं थोड़े फर्क में हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, बोलते हैं ए ओ, मतलब आधा समृत रह जाता है, आधा समाप्त हो जाता है। तो ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, अर्ध समृत। जरा आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे बोलेंगे तो जो दोनों दांत होते हैं वो दांत करीब में आते हैं और जीभ ऊपर उठती है, ताल में स्पर्श करती है, ई ऊ। और जब हम इसको बोलते हैं तो इसकी अपेक्षा वो थोड़ा दूर जाती हैं, ए ओ, ठीक। अब आते हैं विवृत। विवृत माने होता पूरा खुला हुआ। जब हम बड़ा बोलते हैं आ, तो मुख हमारा पूरा खुला होता है, लेकिन पूरे से जब आधा होता है, मतलब विवृत से आधा होता है, तो ऐसे जब वर्ण का हम उच्चारण करते हैं तो अर्ध विवृत में आता है, जैसे अ, ठीक है। तो इसमें होता है तो वो क्या कहते हैं, ताल की स्थिति या मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार के पाए जाते हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न जो है वो प्रश्न है 15 नंबर। ये कहता है निम्न में अर्ध विवृत वर्ण कौन है। देखिए, अगर आपने पीछे देखा होगा, बहुत सही से सुना होगा, तो आपको मिलेगा, आपको इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछ रहा है निम्न में अर्ध विवृत वर्ण कौन नहीं है। इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अंत में जा करके सब समाप्त करता है। अब देखिए, कहा था अर्ध विवृत कौन है। अगर आप तनिक भर पीछे जाइए, आ है, आ ए औ, तनिक पीछे अगर हम चलें तो देखें जो हमने पढ़ा था 14 नंबर, ये देखिए कि अर्ध विवृत में आ, ऐ और औ आ रहे हैं। और यहाँ क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ये जो मतलब वर्ण है निम्न में अर्ध विवृत वर्ण कौन नहीं है। तो वहां था आ, ये था कौन नहीं, आ क्या है, ये विवृत वर्ण है। तो प्रश्नानुसार
ये जो हमारा बी ऑप्शन है यह सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, ये कह रहा है अनुनासिकता के आधार पर स्वर होते हैं। जरा थोड़ा पीछे चलिएगा। पहले हमने क्वेश्चन पाया स्वरों के वर्गीकरण में मात्रा क्या होती है, फिर हमने पाया ओष्ठ के आधार पर वृत्ताकार अवृत्ताकार मुखी होते हैं, फिर हमने जीभ की स्थिति पाई अग्र पश्च और मध्य, फिर हमको क्या मिला कि ताल के आधार पर समृत विवृत अर्धसमृत अर्धविवृत पाया। अब क्या आ गया, अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद। अनुनासिकता, अनुनासिक माने होता है नाक से या नासिका से उच्चारण। तो अनुनासिकता के आधार पर स्वर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला हम क्या बांट सकते हैं, स्वर को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला करेंगे अनुस्वार और दूसरा क्या करेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, अनुस्वार क्या होता है, किसी स्वर के साथ ये लगता है लेकिन जब इसका उच्चारण हम करते हैं तो वो सिर्फ नाक से निकलता है। ठीक, जैसे मान लीजिए आ के ऊपर हमने ये बिंदी लगा दिया, ठीक है, आ के ऊपर हमने ये बिंदी लगा दिया तो ये अनुस्वार हो गया। हम ई के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम ऊ के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम ऐ के ऊपर भी लगा सकते हैं, हम औ के ऊपर भी अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये स्वर को हम अनुस्वार और अनुनासिक में बांट सकते हैं। ठीक, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो जब ये अनुस्वार निकलते हैं तो ये नाक से निकलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर राम है और राम नहीं, ले लीजिए ये संस्कृत का हो जाएगा एकदम, आपने पता नहीं सुना नहीं। अगर हम कभी कभी बोलते हैं अहम श्रेष्ठम, अहम बोलते हैं, लिखते भी हैं अहम। अब ये अनुस्वार का काम कर रहा है, किसका, अब जरा इसका उच्चारण कीजिए अहम। हा में आ लगा हुआ है, क्या हा व्यंजन है ना, अब इसके ऊपर है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो सीधे नाक से निकलता अहम अहम ना। ठीक, लेकिन अनुनासिक जो वर्ण होता है वह वर्ण हर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगता है और इसके उच्चारण में हमेशा मुख और नाक का सहयोग लेना पड़ता है, नासिका का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हंस, ठीक, और हंस, हंस और हंस, ठीक, हंस और हंस। जब हम हंस बोलते हैं तो अनुस्वार नाक से निकलता है, सिर्फ नासिका से, और जब हंस हम बोलते हैं मुख और नासिका दोनों का सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए हर स्वर को हम अनुनासिक और अनुस्वार दोनों दृष्टिकोण से बांट सकते हैं। लेकिन अगर अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ना लगा हो तो उस स्वर को हम क्या कहते हैं, निर अनुनासिक, निर अनुनासिक। ठीक, निर अनुनासिक या निरानुनासिक, मतलब आ ई उ, ये निरानुनासिक हो गया। ठीक, तो प्रश्नानुसार अनुनासिकता के आधार पर स्वर के भेद होते हैं, अनुस्वार अनुनासिक। तो इसमें ऑप्शन दिया है दोनों, सी, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है जाति के आधार पर सजातीय स्वर कौन नहीं है। जाति के आधार पर, तो जाति के आधार पर भी दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है सजातीय, दूसरा होता है विजातीय। सजातीय और विजातीय। अगर हम देखें सजातीय जो अपने वर्ग के होते हैं
वो स्वर जो अपने वर्ग के ही होते हैं, अपने वर्ग से मिलते हैं, उसको हम सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया आ से बड़ा आ, ई, ऊ, या मतलब बड़ा ऊ, ठीक, बड़ी, ये मिल रहा है। ये समान जातियों से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें सजातीय कहते हैं या समान वर्ण कहते हैं। विजातीय जो होता है, जो असमान वर्णों के योग से बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विजातीय या असमान असवर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम आ और ई को मिलाएं तो क्या बनेगा? ए बनेगा। ठीक, अब आ और ए को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अय बनेगा। तो ये क्या हो गया? विजातीय यानी असमान हो गया। लेकिन अगर हम ई और ऊ को भी मिला रहे हैं, दोनों मिलकर आ रहा है, तो ई का या भले हो रहा है, ऊ का वाह हो रहा है, लेकिन ये स्वर अगर कहीं लिखा है तो ये भी विजातीय के रूप में माना जाएगा। मतलब स्वरों का क्या है? असमान रूप में मिलना ही क्या कहलाता है? असमान रूप से मिलकर अगर बने हैं तो वो विजातीय कहलाते हैं। अगर समान रूप के हैं तो सजातीय कहलाते हैं। तो देखेंगे हम प्रश्नानुसार जात के आधार पर सजातीय स्वर कौन नहीं है, फिर नहीं आ गया। ठीक, तो आ और आ समान हैं, ई और ई समान हैं यानी सजातीय हैं, ऊ और ऊ सजातीय हैं। लेकिन ए और ए है, ए और ए अय जो है वो किससे बना है? अय, अगर आ को हम देखें तो ये आ जो है इन लोगों से बना है, और अगर हम आय को बनाए, आय को, तो आय भी आ और ए के योग से बना है। यानी ये वर्ण अलग से बना है, ये वर्ण अलग से बना है। इसलिए प्रश्नानुसार ये जो वर्ण है ये सजातीय नहीं है, बल्कि ये क्या है? वो विजातीय है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो अगला हमारा प्रश्न है वह प्रश्न है, वह कौन सी स्वर मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगाई जाती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पूछ रहा है वह कौन सी स्वर मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगाई जाती है। अगर आपने 12 खड़ी पढ़ा होगा तो आप लगा सकते हैं। व्यंजन क्या होता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए का है। अब का पूछ रहा है वह कौन सी स्वर मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगाई जाती है। दिया आ, ई, ऊ, ए, तनी यही चारों को हम लगा लेते हैं इस पे, बाकी क्या चलेंगे आगे, चारों को लगाते हैं। अगर का व्यंजन है तो हम बड़ा आ लगाएंगे तो का बनेगा का। और पूछ रहा है वह कौन सी स्वर मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगती है। ये तो बाद में लग रहा है ना, का के बाद आ रहा है, पहले नहीं आ रहा है। पहले माने आदि में, पहले नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में उच्चारण हो रहा है। का यहाँ आ गया, बाद में लगा। अब यहाँ आपको देखना है, यहाँ नहीं देखना है। फिर हम का में किसको लगा रहे हैं? किसको लगा रहे हैं? ई को लगा रहे हैं। ई लगा बाद में, तनी यहाँ देखिएगा ई कहाँ आया? का के पहले लग रहा है, का के बाद में लग रहा है। का के बाद में नहीं लग रहा है, पहले ऊ लगाते हैं। तो अगर हम का में ऊ को लगा रहे हैं तो ये का के कहाँ लग जा रहा है? नीचे लग जा रहा है, पहले नहीं लग रहा है। अगर ए को का पे हम ए को लगा रहे हैं, ठीक है, ए को लगा रहे हैं तो ये का के कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। तो ये बाद में लगा, ये का के पहले लगा, ये का के नीचे लगा, ये का के ऊपर लगा। तो प्रश्नानुसार यह एक नया प्रश्न है, नए तरीके का प्रश्न है कि वह कौन सी स्वर मात्रा है जो व्यंजन से पहले लगाई जाती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक जो हमारे जानते हम सब हैं, बस हम उसका कभी अभ्यास नहीं किए रहते, इसीलिए चूक जाते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है हिंदी की अग्र आवृताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है। 3 चीजों को एक में मिलाया गया। तनिक देखते हैं, आ दिया, ई दिया, आ दिया, अ दिया। ठीक है, पूछ रहा है कि अग्र आपने पढ़ा, पहले इस पे ट्राई कर लेते हैं सब पे। कह रहे हैं अग्र
आवृत्ताकार और समृत होना चाहिए। तो आ क्या है? अगर देखें, क्या आ अग्र है? नहीं, आ क्या था? ये मध्य था। क्या था? मध्य था, क्योंकि छोटा और बड़ा आ क्या था? पश्च था। तो इसके अकॉर्डिंग पहले में ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए ई आते हैं। ई क्या अग्र है? ई जब हम बोलते थे तो जीभ हमारी आगे आनी चाहिए थी, ठीक। तो ई क्या है? ई अग्र है, बिल्कुल ये सही है, अग्र है इतना। फिर आते हैं आवृत्ताकार। क्या ई आवृत्ताकार है? क्या ई आवृत्ताकार है? बिल्कुल आवृत्ताकार। वृत्ताकार कहाँ होता था? ओंठ की स्थिति, क्या वो गोल हो रही है कि नहीं हो रही है? तो जब हम ई बोलते हैं तो ई में हमारी ओंठ जो है वो गोल नहीं हो रही थी, हो रही है, अर्थात वो वृत्ताकार नहीं, आवृत्ताकार है। ये भी सही हो गया, 2 पॉइंट सही हो गया। क्या ई जो है वो समृत है? बिल्कुल, ई जो है वो क्या है? समृत है। तो प्रश्नानुसार स्वर ध्वनि है, तो ये भी सही हो गया। इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के प्रश्न आए तो हमको एक सिरे से इसको लगाना चाहिए, जिस पे वो कट मारता चला जाए, उसको छोड़ दे, अगले पे ट्राई करें। अगर आप देखें तो बड़ा अग्र नहीं है, ये पश्च था। अगर ए पे जाए, ए पे जाए तो ए तो अग्र हो रहा था, आवृत्ताकार भी हो रहा था, लेकिन अ जो है वो समृत वर्ण नहीं है, वो अर्ध समृत है। तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो प्रश्नानुसार हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, जो आज का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? 20वां, कि पंचानन में अनुस्वार किस वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? पंचानन 5 सिर वाले, ठीक। पंचानन 5 सिर वाले, यह एक बहुब्रीहि समास है, ठीक है। लेकिन हमको समास नहीं अभी पढ़ना, हमको ये देखना है अनुस्वार किस वर्ण पर प्रयुक्त हुआ है। अब तनी देखिएगा, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हम ऐसे लिखते हैं पंचानन, ठीक। पंचानन आ गया, 5 है आनन जिसके, ठीक। तो कह रहे ये अनुस्वार है, ठीक। अब कह रहे हैं 2 वर्णों के बीच में अगर मान लीजिए कौनो अंतस्य वर्ण होता, उस वर्ण होता, तब अनुस्वार आता, तो अनुस्वार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन एक नियम पढ़ा जाता है, अगर पंचम वर्ग का या वर्गीय वर्ण का या स्पर्श वर्ण में से पंचम वर्ग का अगर कोई भी वर्ण पीछे है और उसके आगे अनुस्वार है, तो पीछे जिस वर्ग का वर्ण रहेगा उसी वर्ण का अंतिम अक्षर यानी पंचम वर्ण उस अनुस्वार की जगह हो जाएगा। तो अगर चा है, अनुस्वार के बाद क्या है? चा है, तो चा का पंचम वर्ण क्या होगा? इया, ठीक है, इया, पंचानन। तो वो पूछ रहा है इस इया के स्थान पर वो विसर्ग हुआ है, इस इया के स्थान पर क्या हुआ है? विसर्ग हुआ है। तो प्रश्नानुसार पंचानन में अनुस्वार की किस वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? तो सी, ऑप्शन सी जो है न्या, ये सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपसे बात करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण पर, यानी स्वरों का वर्गीकरण जो है वो हमारा यहाँ तक समाप्त हो जाता है। एक चीज, एक बिंदु सिर्फ इसमें छूटा है, वह है ध्वनि उच्चारण स्थान। तो स्वर और व्यंजन को दोनों को समाहित करके ही स्वर उच्चारण स्थान आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप दुविधापूर्ण में ना रहें, इस बात का आपके ध्यान रखा गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको इसमें किसी प्रकार का संकोच या किसी प्रकार की त्रुटि नजर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। अगर आप इससे ज़्यादा और कुछ जानते हैं या जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। लक्ष्य एकेडमी में चल रहे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.